ठंड में गरीब माँ बाप के घर आई 3 अमीर बेटियां। माँ, बाबा हमें माफ कर दीजिए। क्या हालत हो गई है आपकी? हम अच्छी बेटियां नहीं हैं। ऐसे मत बोलो मेरी बच्चियों, तुम बहुत अच्छी हो, मेरा मान हो तुम। अब तुम्हें देख लिया और कुछ नहीं चाहिए। आखिर ये तीनों बेटियां अपने माँ बाप को देखकर क्यों रो रही थीं और आखिर ऐसा भी क्या हुआ था कि शालिनी अपनी आखिरी सांस गिन रही थी। चलिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। माँ, आपकी भी हद है। आज भी मैडम ने मुझे पूरे टाइम खड़ा रखा। आप बाबा को बोलकर हमारी फीस क्यों जमा नहीं करवा रही हो? हाँ माँ, जब भी मैम फीस को पूछती हैं तो मेरे सारे दोस्त हंसने लगते हैं और मुझे गरीब बुलाते हैं, वो भी सिर्फ आपकी वजह से। अब हम कुछ नहीं जानते, आज ही आपको हमारी स्कूल की फीस भरनी होगी। ठीक है, मैं समझ गई। मैं तुम्हारे बाबा को बोलकर जल्दी ही तुम्हारी फीस का बंदोबस्त करवा दूंगी। अच्छा, अब तुम सभी खाना खा लो। मैंने सब्जी को गर्म कर दिया। ज्यादा देर को अगर रख दी तो वो बिल्कुल ठंडी हो जाएगी। मुझे नहीं खाने कोई सब्जी वब्जी। जब देखो बस आप सब्जियां ही खिलवाती रहती हो। कभी हमें कुछ अच्छा सा भी दे दिया करो। बेटा, जितना हमारे बस में है मैं उतना तो। शालिनी अभी ऐसे बोल ही रही थी कि तभी पीछे से मुकेश घर आ गया। शालिनी, ये तुम मेरी बेटियों से कैसे बात कर रही हो? मेरी प्यारी गुड़िया, खाएंगे ना, हम भी अच्छा खाना खाएंगे। हे भगवान, आपके तो सारे कपड़े भीग रहे हैं। कितनी सर्दी हो रही है, जल्दी से इन्हें बदलिए। और हाँ, अब तो रोजाना ही इन गीले कपड़ों की आदत बनानी होगी। कारखाने में काम ही ऐसा है। अच्छा शालिनी, ये लो, आज मैंने ज्यादा काम किया था सिर्फ अपनी बेटियों की फीस की खातिर। ये पैसे रख लो, कल को जमा कराना। मुकेश ने पैसे अपनी पत्नी के हाथ पर रख दिए। बेचारे बाप ने सर्दी में खुद की चिंता किए बिना खून पसीना एक एक करके पैसे कमाए थे, लेकिन तीनों बच्चियां प्यार से उसके पास भी नहीं आई थी। मुकेश एक गरीब आदमी था जो अपनी 3 बेटियों और पत्नी के साथ रहता था। वो दोनों गरीब ही थे, लेकिन अपनी बच्चियों की हर ख्वाहिश को पलकों पर रखते थे और उनका कहाँ मानते थे। वहीं बेटियों को अपने माँ बाप की जरा भी परवाह नहीं थी। ऐसे ही समय बीतने लगा। मौसम बदले, दिन गुजरे और तीनों बेटियां अब जवान हो चुकी थी। माँ बाप के सर के बाल भी सफेद हो गए थे, लेकिन उन दोनों ने आज तक मेहनत करना नहीं छोड़ा था। अभी भी सर्दियों का ही मौसम था और ऐसे में शालिनी मुकेश से बोली, जब से मेरी बच्चियों का कॉलेज शुरू हुआ है तब से तो बस सारी रात को ही घर में आती हैं। बेकार है ऐसी पढ़ाई भी जो बच्चों को माँ बाप से ही दूर कर दे। अरे शालिनी, पढ़ाई कभी बेकार नहीं होती। आज अगर हमारी बेटियां हमसे दूर हैं तो यकीनन वो हमारे और अपने अच्छे कल की तैयारी में लगी होंगी। मुझे यकीन है मेरी बेटियां एक दिन मेरा नाम रोशन करेंगी। सारी जिंदगी तो इस टूटे हुए छप्पर के नीचे गुजार दी, बर्फीली हवाओं में ही उम्र बीत गई, लेकिन एक दिन हमें हीटर की गर्माहट भी नसीब होगी। लगता है आपको सर्दी लग रही है, मैं आग जलाती हूँ। शालिनी ने आग जला दी और दोनों माँ बाप कड़ाके की ठंड में अपना तन सेकने लगे। जहाँ माँ बाप बेटियों से उम्मीद लगाए हुए थे, वहीं उनकी बेटियां कुछ इस तरह आवारगी में लगी हुई थीं। हाँ यार, चीयर्स। सुधा, ये वाइन जो तू पी रही है ना, उसकी कॉस्ट पूरे 5,000 रुपए है। ओह रियली? वैसे मुझे सस्ती वाइन अच्छी भी नहीं लगती। खैर, अब जब तुमने मुझे ये ट्रीट दी है तो चलो मैं भी तुम्हें कुछ खिला देती हूँ। अरे नहीं, मेरे अकाउंट में तो पैसे ही नहीं है, अब बाबा से ही मांगने होंगे। सुधा ने अपने बाप के पास फोन किया। हाँ बेटा, सुधा बेटा कहाँ पर है? हाँ बाबा, मैं लाइब्रेरी में हूँ। बाबा मुझे जल्दी से पैसे भेजिए, यहाँ से मुझे बुक्स लेनी है पर मेरे पास पैसे नहीं है। करीब 5,000 भेज देना। 5,000? अच्छा ठीक है मेरी बच्ची, मैं इंतजाम करता हूँ। और सुन मेरी बात, बाहर ठंड बहुत है तो स्वेटर पहन कर रहना, और हाँ, घर आते वक्त मुझे फोन कर देना, मैं बाहर आ जाऊंगा। अरे फोन काट दिया। बाबा भी ना झूठी फिक्र दिखाते रहते हैं। जो भी हो, मैं तो चली मजे करने। सुधा को अपने बाप की फिक्र भी झूठी लग रही थी। बेचारे मुकेश के अकाउंट में तो कुछ था नहीं। उसने अपने मालिक से पैसे सुधा के पास ट्रांसफर करवाए, जो कि उसकी 15 दिन की कमाई थी, और सुधा को 15 मिनट नहीं लगे उस खून पैसे की कमाई को उड़ाने में। ऐसे ही समय बीतने लगा और देखते ही देखते वो दिन भी आ गया जब तीनों बेटियों को अपने घर से रुखसत होना था। सुधा ने अपनी मर्जी से शादी की और बाकी की दोनों, सोना और सिया के लिए मुकेश ने ही लड़का ढूंढा, लेकिन तीनों ही बेटियों को अमीर ससुराल नसीब हुआ।
मुकेश जी, चाहे कितने भी कम लोग हैं, लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहती कल को कोई हमें ये बोल दे कि बेटियों की शादी में 4 लोगों को खाना भी नहीं खिलवाया। आप इन कंगनों को बेच दीजिए। ठीक है शालिनी, थोड़े पैसे मैंने मुखिया जी से उधार लिए हैं, इतने में बारातियों का अच्छा खाना हो जाएगा। और ठंड का मौसम है तो सोच रहा हूँ सभी के लिए चाय का भी बंदोबस्त कर दूं। बहुत अच्छा सोचा, ठंड में चाय से बेहतर कुछ नहीं होता। बेचारे माँ बाप ने बेटियों को भनक भी नहीं होने दी और खुद कर्जदार होकर उनकी रुखसती अच्छे से की। तीनों बेटियों की आंखों से झूठ के लिए भी एक आंसू नहीं निकला और वो सभी विदा होकर अपने अपने ससुराल आ गई। सर्दी गहराई हुई थी और ऐसे मौसम में शादी हुए 2 हफ्ते बीत गए। सुनिए जी, मैंने सुना है पास वाले शहर में बड़े ही टेस्टी मोमोज बिकते हैं। एक औरत है जो उन्हें बेचती है, चलिए आज वही खाने चलते हैं। ठीक है, वैसे सिया तुम्हें तो अपने मायके गए हुए भी बहुत वक्त हो गया है। आज मैं छुट्टी में हूँ तो क्यों ना माँ बाबा से मिलने चले। नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे उस टूटी फूटी झोपड़ी में दोबारा नहीं जाना। कितनी मुश्किल से तो उससे जान छूटी है। एक तरफ सिया ऐसे बोल रही थी तो वहीं दूसरी तरफ सुधा, सिया, सोना, तीनों मेरी बच्चियां मेरे आंगन को सूना करके चली गईं। बेटियां तो होती ही जुदा होने के लिए है। अच्छा शालिनी, ये सब छोड़ो, मैं बताना चाहता था कि आज मुखिया जी ने भी तकादा कर दिया। अब तो बस जल्द से जल्द उन्हें अपने पैसे चाहिए। क्या कहा? लेकिन हम तो अभी तक 8 आने नहीं जोड़ पाए हैं। सुनिए जी, कर्जा तो उतारना ही है। एक काम कीजिएगा, अपने मालिक से बात कर लेना। कल से मैं भी आपके साथ काम पर चलूंगी। शालिनी, मजाक मत करो, तुम मेरे साथ काम पर जाओगी? देखो इतनी ठंड हो रही है। गरीबी और मजबूरी सब कुछ करवा देती है मुकेश जी, और सर्दी तो हम दोनों के लिए ही बराबर है। मुझे आपकी मदद करनी है, मना करके मुझे शर्मिंदा नहीं कीजिएगा मुकेश जी। तुमने तो मुझे उलझन में डाल दिया है। ठीक है, अगर तुम नहीं मानती तो कल से मेरे साथ चलना। लेकिन याद रहे शालिनी, अब मैं उस कारखाने में काम नहीं करता, खेतों में करता हूँ। पेड़ पौधे बर्फ से ठंडे रहते हैं। फर्क नहीं पड़ता। शालिनी ने मुकेश के साथ काम करने की ठान ली। बस फिर क्या था, अगले ही दिन से दोनों पति पत्नी कर्जा उतारने को कोहरे भरी सड़कों पर निकल गए और सवेरे सूरज भी उगने से पहले खेतों में काम करने लगे। बहुत सर्दी है। मैंने तो तुमसे बोला था शालिनी, रहने दो, तुमसे नहीं होगा। एक तरफ बूढ़े माँ बाप अपनी बेटियों के कर्ज के खातिर काम कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ तीनों बेटियां कुछ इस तरह थीं। सुनिए जी, बहुत सर्दी है और अब मैं इन कपड़ों को पहन पहन कर बोर भी हो गई। आज मुझे शॉपिंग पर लेकर चलिए ना। ठीक है, तो आओ। याद रहे, सर से पांव तक सब कुछ नया खरीदना है। हाँ बाबा, समझ गया। सोना अपने पति के साथ शॉपिंग करने मॉल चली गई, जहां उसने खूब महंगी महंगी चीजें खरीदी। तीनों ही बेटियां ऐसे ही मगन थी। सुधा भी अपने पति के साथ गर्मा गर्म खाना खाने रेस्टोरेंट आई हुई थी। किसी को भी अपने माँ बाप का ख्याल तक नहीं था। ऐसे ही देखते देखते कुछ दिन और बीते और लगातार इतनी सर्दी में खेतों में काम करने की वजह से मुकेश और शालिनी बुरी तरह बीमार हो गए। उनके इतना नहीं हो रहा था कि वो दोनों अपने घर से निकलकर किसी से मदद भी मांग सके। बस दोनों को देखकर लग रहा था जैसे वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हों। गांव वालों को जब उनकी हालत का पता चला तो उनके घर में भीड़ लग गई। मुखिया जी, बस एक बार मुझे मेरी बेटियों से मिलवा दो। सुकून से ये माँ मर तो जाएगी। जी, मैं उनसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुखिया ने किसी तरह तीनों बेटियों से कांटेक्ट किया। अपने माँ बाप की हालत को जानकर तीनों बहनें जल्दी से अपने घर आईं। दोनों माँ बाप की हालत को देखकर तीनों की ही आंखों से आंसू छलकने लगे और उन्हें अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था। माँ बाबा, हमें माफ कर दीजिए। क्या हालत हो गई है आपकी? हम अच्छी बेटियां नहीं हैं। ऐसे मत बोलो मेरी बच्चियों, तुम बहुत अच्छी हो, मेरा मान हो तुम। अब तुम्हें देख लिया, और कुछ नहीं चाहिए। शालिनी की बात सुनकर तीनों बहनों का मन भर गया और वो तीनों उससे लिपट गईं। अब उन्हें अकल आ चुकी थी। तीनों ने अपने माँ बाप को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया और फिर उनकी अच्छे से सेवा की। जब मुकेश और शालिनी दुरुस्त हो गए तब वो उन्हें अपने घर ही ले गईं। उन्होंने अपने माँ बाप का कर्ज भी उतारा और फिर सभी मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगे। माँ, मुझे नहीं खानी है ये घास की रोटियाँ। आप मुझे हर रोज घास की रोटियाँ ही क्यों खिलाती हो? आप मुझसे ये और नहीं खाई जाएगी। मुझे भी अब और ये घास की रोटी नहीं खानी है।
नहीं बच्चों, ऐसे नहीं बोलते हैं। देखो तुम्हारी दीदी कैसे शांति से खा रही है ना। माँ, अगर ये दोनों घास की रोटी नहीं खाना चाहते हैं तो आप इनकी रोटियां भी मुझे दे दो। मुझे तो बहुत ही अच्छी लग रही है माँ, मैं खा लूंगी। फिर बाद में ये दोनों भूखे रह जाएंगे, तब तो इन्हें कुछ खाने को भी नहीं मिलेगा। हम कैसे माँ बाप हैं रश्मि, अपने बच्चों को 2 वक्त का खाना अच्छा भी नहीं खिला पा रहे। हमारी बेटी ज्योति कितनी समझदार है, वो कैसे अपने भाई बहन को खाना खिलाने की कोशिश कर रही है। घास की रोटी खा रहे हैं बेचारे। घास की रोटी? इस घास की रोटी के बारे में शायद ही आप लोगों ने सुना होगा, पर ऐसा भी क्या हो गया था आलोक और रश्मि के साथ कि वो अपने बच्चों को घास की रोटियां खिला रहे थे। पूरी बात जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। रश्मि और आलोक के 16 बच्चे होते हैं। सब बच्चों में 1 साल का ही अंतर होता है। ऐसे ही एक दिन बिट्टू बाहर किसी को पिज्जा खाता देख कर आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, वो पड़ोस वाला चिंटू है ना, वो पिज्जा खा रहा था। मेरा भी मन कर रहा है पिज्जा खाने का। आज आप खाने में क्या बना रही हो? घास की रोटी। आज फिर घास की रोटी? माँ, मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है घास की रोटी। और जब बाकी सब इतना अच्छा अच्छा खाना खा रहे हैं तो हम ही क्यों बस ये घास की रोटी खाते हैं? हम बाकी सब की तरह अच्छा खाना क्यों नहीं खा सकते? बाकी सब तो बहुत कमजोर भी हैं, तूने देखा नहीं है सबको कैसे जल्दी से सर्दी जुकाम पकड़ लेता है। लेकिन जो भी घास की रोटी खाता है ना, वो बहुत ही ताकत वाला कहलाता है। बताओ तुम भी क्या बाकी सब की तरह ही कमजोर बनना चाहते हो? अपनी माँ की बात सुनकर बिट्टू चुप हो जाता है। तभी वहां रश्मि की बड़ी बेटी ज्योति और दूसरे नंबर की बेटी छाया कुछ पालक और हरी सब्जियां लेकर आती हैं। माँ, आज तो हमें उस खेत के मालिक ने खुद ही सामने से बुलाकर ये सब हरी सब्जियां दे दी। हमें मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी और न ही किसी के खेत में चोरी छुप के घुसने की जरूरत पड़ी। तुम सब कितना समझते हो अपने माँ बाप को। इतनी मुश्किलों में भी बिना किसी शिकायत के बस अपनी माँ का साथ ही दे रही हो। माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? अरे, आपकी परेशानियों को हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? अरे, हम आपके बच्चे हैं। बच्चों का तो काम ही होता है कि अपने माँ बाप की दुख तकलीफ को समझना। ये खड़ियाली आंसू बस तुम्हारी माँ का दिखावा है। अरे, जब से ये इस घर की बहू बनकर आई है ना, तब से ही मेरे घर की सब खुशियों को खा गई है। पता नहीं कौन से नक्षत्र में मेरे बेटे को ये कलमुही पसंद आई। सरिता की बातों का रश्मि कोई जवाब नहीं देती है और ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। एक रात घास रोटी देखकर रश्मि के बेटे दीपू का मुंह बन जाता है। माँ, अगर आज भी घास की रोटी बन रही है तो मुझे नहीं खाना है खाना। दीपू किसी की सुनता तक नहीं है और सो जाता है। अगली शाम आलोक हताश घर आता है तो सब उसकी तरफ देख रहे होते हैं। आलोक जी, आप आ गए? आज आपको कोई काम मिला होगा ना? कुछ पैसे तो कहीं से मिले ही होंगे ना? बच्चों ने कुछ नहीं खाया है, सबको भूख लग रही है। पापा, मुझे आज आलू के पराठे खाने हैं। आप पैसे लाए हैं ना? आज हम सब आलू के पराठे खाएंगे ना? नहीं, मुझे आज कोई भी मजदूरी नहीं मिली। मैं तुम सबको कुछ खिला तक नहीं पा रहा हूँ। मुझे इस बात का अफसोस अपनी पूरी जिंदगी रहेगा। माँ, आप तो सब जानती है ना। देखे ना, आपके पोते पोती भूख से तड़प रहे हैं। आप सबको कुछ खाना खिला दो। ये सब तुझे इस गरीब लड़की से शादी करने से पहले सोचना चाहिए था। और मेरे पास जो कुछ भी है वो बस मेरे बुढ़ापे के लिए है। मैं एक फूटी कौड़ी भी ना दूं। पर माँ, हम सब जैसे भी हैं आपके ही तो है ना। आप भले ही कुछ खाने को मत दो, लेकिन बच्चों पर तो दया दिखाओ। आपके ही पोते पोतियां हैं ये। मैंने कोई धर्मशाला खोल रखी है क्या जो मैं सबको दया दिखाऊं? तू सही कह रहा है। आज तो तुझे अपनी दया और माया दिखा ही देनी चाहिए। रुक, मैं दिखाती हूँ दया। सरिता अपनी बहू रश्मि, बेटे आलोक और अपने 16 पोते पोतियों को घर से बाहर निकाल देती है। मैं ही बेवकूफ थी जो अब तक तुम सबको अपने घर में रख रही थी। अब तुम सब मेरे घर से निकल जाओ। माँ, दादी हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही है? दादी हमें घर से क्यों निकाल रही है? हम सब अब कहाँ जाएंगे? हम अब कहाँ रहेंगे? नहीं बेटा, रोते नहीं है। दादी हमें घर से नहीं निकाल रही है। मैं भी दादी से बात करती हूँ ना। माँ जी, आप ये क्या कर रही हैं? रात हो रही है और आप इस समय हमें घर से निकाल दोगी तो हम कहाँ जाएंगे? तुम सब कहीं भी जाओ, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। ना मैं तेरे यहाँ आने से खुश थी और ना ही तुझे इस घर से निकालने का मुझे कोई दुख हो रहा है। मेरी मर्जी के खिलाफ जाकर शादी की थी तो मुझसे कोई भी अच्छाई की उम्मीद करना भी बेकार है। सरिता अपने बेटे, बहू, पोता पोती सबको रात के समय घर से ही निकाल देती है। सब चलते हुए एक पेड़ के नीचे बैठते हैं। माँ, मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। मैंने कल भी खाना नहीं खाया था और आज तो हमारे पास कोई घर भी नहीं है। मुझे माफ कर दे मेरे बेटे, ये सब मेरी वजह से हो रहा है।
मैं अपने बच्चे को एक अच्छी जिंदगी भी नहीं दे पा रहा हूँ। आप ऐसे हिम्मत नहीं हार सकते हैं। अरे आपकी वजह से ही तो हम सब हिम्मत कर रहे हैं। अगर आप ही ऐसी बातें करेंगे तो हमारा क्या होगा। चलिए आसपास कोई जगह देखते हैं, कहीं तो कोई जगह मिल ही जाएगी हमें। काफी ढूंढने के बाद सबको एक छोटी सी टूटी हुई झोपड़ी मिलती है। सब वहां रहते हैं। अगली सुबह ही दोनों बड़ी बहनें झोपड़ी के बाहर मिट्टी खोदने लगती हैं। हम अगर थोड़ी बहुत भी यहाँ हरी सब्जियाँ उगा देंगे तो माँ को घास की रोटी बनाने के लिए आसानी हो जाएगी। वैसे भी आजकल वो कितना परेशान रहती है ना। हाँ तुम सही कह रही हो दीदी। हर कोई समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जिन बच्चों ने बचपन से ही घास की रोटी खाई हो उन्हें अब कितनी ज्यादा तलब होगी दूसरे खाने की। एक शाम घास की रोटी देखकर सब बच्चे मुंह बना लेते हैं। हम कैसे माँ बाप हैं रश्मि, अपने बच्चों को 2 वक्त का अच्छा खाना भी नहीं खिला पा रहे। हमारी बेटी ज्योति कितनी समझदार है, वो कैसे अपने भाई बहन को खाना खिलाने की कोशिश कर रही है। घास की रोटी खा रहे हैं बेचारे। पापा आप हमारी वजह से दुखी मत रहो, हम सब घास की रोटी खा लेंगे। मुझे भी घास की रोटी खाने में कोई परेशानी नहीं, इससे मुझे ताकत भी मिलेगी और दीदी को भी नहीं देनी पड़ेगी। देखा आपने, हमारे बच्चे हमसे ज्यादा समझदार हैं। बच्चों से अपने माता पिता का दुख कभी नहीं देखा जाता, इसलिए अक्सर बच्चे कई बार अपनी इच्छाएं दबा देते हैं। अलग घर में रहने से अब रश्मि को और उसके बच्चों को सरिता के ताने नहीं सुनने को मिल रहे थे। वहीं एक दिन ज्योति दिन के समय अपनी दादी के घर के पास से जा रही होती है। इतने दिन हो गए दादी को देखा तक नहीं है। वो भले ही हमारे साथ कैसी भी हो, पर माँ ने यही सिखाया है कि हमें सबके साथ प्यार से रहना चाहिए। जब यहाँ मैं हरी घास लेने आई ही हूँ तो दादी को देख कर चलती हूँ। ज्योति घर में जाती है तो देखती है कि उसकी दादी बिस्तर पर थी और पानी के लिए तड़प रही होती है। पानी। दादी आप ठीक तो है ना? ये आपको क्या हुआ? रुकिए मैं आपको पानी पिलाती हूँ। ज्योति अपनी दादी को पानी पिलाती है और जल्दी से सबको बुलाकर वहां ले आती है। माँ जी ये आपको क्या हो गया? आप इतनी मुसीबत में थी, हमें कभी आपने कुछ बताया क्यों नहीं? हम क्या मर गए थे आपके लिए? आलोक जी ये पैसे मैंने पड़ोस के घर में काम करके कमाए थे। चलिए माँ जी को दिखा कर आते हैं डॉक्टर के पास। सरिता को डॉक्टर के पास दिखाने के बाद पता चलता है कि सरिता को लकवा मार गया है, जिसके बाद रश्मि और उसके 16 बच्चे सरिता की खूब सेवा करते हैं। दादी आप जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर भले ही आप मुझे डांटती रहना। सबकी इतनी सेवा से अब सरिता पहले से काफी बेहतर हो जाती है। सरिता को भी अपनी गलती का एहसास होता है। मुझे माफ कर दो मेरे बच्चों, इतना सब करने के बाद भी तुम सबने बिना कुछ सोचे समझे मेरे लिए इतना किया। माँ जी हम आपका परिवार हैं, आप बड़ी हैं, आपकी शक्ति बर्दाश्त है पर चुप्पी नहीं। बहू इस अलमारी में कुछ पैसे हैं, आज मैं अपनी बहू बेटे और पोता पोती को घास की रोटी नहीं बल्कि अच्छा खाना खिलाना चाहती हूँ। तू जा सामान लाकर बना दे। सरिता अपनी गलती को सुधारती है, जिसके बाद रश्मि के बच्चे पहली बार घास की रोटी के अलावा कुछ अच्छा जैसे मटर पनीर, पालक पनीर, दाल मखनी, खीर पूरी खाते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही क्या आपने भी किसी ऐसे ही गरीब परिवार को देखा है जो एक एक वक्त के खाने के लिए तरसता हो? तो हमें ये भी बताइए।